Burning. कंप्लीट करतो मी थर्ड. Hi everyone, good morning. Yeah, good morning Sayam. Hi Aman. Hi Harsh. Good morning Prashast. Good morning Sarvesh. All right. Great. Just give me 1 minute. इसको set up कर लेता हूँ. Okay. ठीक है. So वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया नहीं था. आज दूंगा मैं. काफी सारा भर के होमवर्क दूंगा ताकि आप अगले हफ्ते के लिए सेट रहो. डेडिकेटेडली वो होमवर्क करना एंड मेक श्योर जो भी हमारा नेक्स्ट डाउट सेशन आ रहा है उसमें वो डाउट्स क्लियर करना. हाँ हाँ करेक्ट. ऑल राइट. अच्छा अभी तक सिर्फ 25 ही बच्चे ज्वाइन हुए. पिछली क्लास में कितने थे? अराउंड 40 प्लस. ये आधे घंटे का ब्रेक भी कम मिलता है क्या आप लोगों को? आधा घंटा तो बहुत होता है भाई. उसमें तो जो चीज खाओ वो चीज हो सकती है. नाश्ता हो जाएगा, नहाना हो जाएगा. जो लोग सुबह सुबह जा नहीं पाए वो भी हो पाएगा. कितना ब्रेक चाहिए तुम लोगों को? लॉक कर दूंगा मैं मीटिंग. आने नहीं दूंगा बच्चों को. कैसे करते हैं लॉक? नहीं 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 करते यार. बेचारे परेशान हो जाएंगे अचानक से. ऑलराइट चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर चल रहे थे एंड इसी में जस्ट एक और एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है. दिस इज एज आई कैन सी ये मोर फ्रॉम जेई एडवांस्ड पर्सपेक्टिव है. ठीक है. तो दिस इज लाइक यू कैन से कॉन्सेप्ट वही है जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं बट कुछ नए टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देंगे. एंड जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में ऐसा ही होता है that they try to ask questions which are sort of new, something which is or which requires the students to think on the go. पैसेज के फॉर्म में आ गया. तो इसमें आप नोटिस करना मैं अभी आपके सामने कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा. ठीक है. लाइक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एफ्लोरेसेंस, डेलिक्विसेंस. राइट. ये टर्म्स आपने पहले देखे हुए भी होंगे. ऐसा नहीं है कि ये अननोन टर्म्स है. लाइक कुछ कंपाउंड्स एफ्लोरेसेंट होते हैं, डेलिक्विसेंट होते हैं. या आपने केमिस्ट्री में जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. मतलब पढ़ा नहीं होगा बट एटलीस्ट देखा होगा. आपके एसी की सेटिंग्स में रहता है ह्यूमिडिटी सेट करने का ऑप्शन. या फिर आप कभी क्रिकेट मैच का फोरकास्ट देखते हो तो बताते हैं आज क्या टेम्परेचर रहेगा, कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी. राइट. तो ये सब टर्म्स आपने देखे हुए होते हैं. इनका एक अंडरस्टैंडिंग, इनका एक कैलकुलेशन इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं. ठीक है. नाउ बिफोर आई get into the calculations,
एक एक टर्म को समझना, एंड इसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो आप लोगों ने गैसियस स्टेट चैप्टर में देखा हुआ है, उसका थोड़ा सा रेपिटेशन हो रहा है, स्पेशली द टर्म वेपर प्रेशर। तो जैसे आपने गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ा था, उसी लाइंस पे मैं यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यू हैव अ क्लोज्ड वेसल एंड एक गिवन टेम्परेचर पर ये है, एंड इसके अंदर हमने एक वॉलेटाइल सब्सटेंस इंट्रोड्यूस कर दिया है। वॉलेटाइल सब्सटेंस लाइक वाटर या आयोडीन या कैम्फर या नैफ्थलीन, कुछ भी हो सकता है, वो वॉलेटाइल सब्सटेंस मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या होगा, ये वॉलेटाइल सब्सटेंस वेपर्स में जाना शुरू करेगा, जिसे हम इवेपोरेशन कहेंगे, एंड वो वेपर्स वापस से लिक्विड या सॉलिड फेज में आना चाहेंगे, जिसे हम कंडेंसेशन कहेंगे, राइट। इनिशियली इवेपोरेशन ज्यादा होगा, कंडेंसेशन कम होगा, बट गिवन टाइम इवेंचुअली इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो क्वांटिटी ऑफ वेपर इस सिस्टम में रहता है वो कांस्टेंट हो जाएगा, लाइक जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी हो रहे होंगे, राइट। सो द क्वांटिटी ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द क्लोज्ड वेसल बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। दिस वेसल बिकम्स कांस्टेंट, एंड उनकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उन वेपर्स की वजह से, उसे हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल पीवी, राइट। एंड अब आप नोटिस करोगे, ठीक है, याद हो तो गैसियस स्टेट चैप्टर में मैंने आपको बताया था दैट दिस पीवी और वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, राइट। याद है, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिया था उस टाइम पे, आप इस शेप का कंटेनर लो, इस शेप का कंटेनर लो, इस शेप का कंटेनर लो, राइट, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर ये सब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है तो इन सब में सेम ही वेपर प्रेशर रहता है, एंड उसके पीछे का लॉजिक अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। आप नोटिस करोगे, फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, तो लिक्विड वाटर और वाटर वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कुछ Kp, right? Kp will be activity of H2O vapor upon activity of H2O liquid. Now, how do we describe the activity of gases? We describe it by their partial pressures. And liquids का activity is constant, तो हम उसको 1 से replace कर देते हैं, right? So यहाँ पर can you see that this vapor pressure, ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, this is the vapor pressure of H2O. ये K पर डिपेंड कर रहा है, एंड K के बारे में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से ही दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, दैट इज द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, इसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, नॉट ऑन शेप और साइज ऑफ वेसल। नाउ अब नोटिस करना, let me introduce this term called as relative humidity, ठीक है। ये एक वेपर प्रेशर वाला एस्पेक्ट आपको समझ में आया। अब मैं ये टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है। नाउ नोटिस करना, लेट से आप जिस रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, उस रूम में
जो एयर प्रेजेंट है, that air consists of some amount of nitrogen gas, some amount of oxygen gas, and some amount of other gases also. And out of those other gases, there would be some H2O also. H2O के vapors भी होंगे. Now, आप जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, H2O का जो पार्शियल प्रेशर है, टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर ऑफ एयर वुड बी, ठीक है, अज्यूमिंग बॉम्बे में बैठे हो, सी लेवल के पास में हो, 1 ATM होगा, ठीक है. अब इसमें से मेजर तो पार्शियल प्रेशर N2 का रहेगा, कुछ पार्शियल प्रेशर O2 का रहेगा, एंड बाकी दूसरी गैसेस का पार्शियल प्रेशर सब एड अप होके 1 ATM का प्रेशर होगा. तो इसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन वाटर वेपर का भी होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ठीक है. That is called as partial pressure of H2O. Now, कार्बन का तो the relative कार्बन का humidity, कंटिन्यू है. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, the relative humidity in the room that you are sitting, वो कैसे कैलकुलेट करा जाता है? ठीक है, वो कैलकुलेट करा जाता है as partial pressure of H2O upon vapor pressure of H2O at that temperature, जो रूम का आपका टेम्परेचर होगा, ठीक है. ये वेपर प्रेशर ऑफ H2O जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ से लेके आएंगे हम लोग? ये हम लोग टैबुलेट कर लेंगे, ठीक है, मतलब वो हम लोग कहीं ना कहीं किसी बुक से निकाल लेंगे, ठीक है. यहाँ पर नोटिस करना, लेट मी राइट दिस डाउन. यहाँ पर जो ये वेपर प्रेशर का वैल्यूज रहता है, उसके लिए यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ. दस PV of different substances like H2O या iodine या camphor या naphthalene, जो different substances है, is tabulated in books at, or you can say PV of different substances at different temperature is tabulated in books for future reference. राइट, कैसा करा होगा? एक क्लोज्ड वेसल में वाटर एंड वाटर को वेपर के साथ में इक्विलिब्रियम अटेन करने दिया होगा, और फिर मैनोमीटर लगा के वो रीडिंग्स नोट करी होंगी. T1 टेम्परेचर पर PV1, T2 टेम्परेचर पे PV2, इस तरीके से ये नोट करी होंगी वैल्यूज और टैबुलेट करके रख ली होंगी. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ इज, लेट्स से अगर आपको अपने रूम के अंदर ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उसका फॉर्मूला कैसा रहेगा? relative humidity at T temperature, ठीक है, in the room that let's say you are sitting in, is the partial pressure of H2O, ठीक है, partial pressure of H2O in the vessel, ठीक है. जिस भी वेसल के बारे में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस वेसल में जितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O है अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O at that temperature into 100%. Now लेट्स से अगर जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में अगर आपको 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए,
तो आप कैसे अचीव कर सकते हो? एनी गेस? बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपने रूम को एकदम पैक कर लो। नहीं नहीं, एयर वगैरह रिमूव करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रिमूव एयर फ्रॉम योर रूम। ठीक है, बस आई वुड रिक्वेस्ट कि उस रूम को आप पैक कर लो। ठीक है, कहीं से गैप नहीं छूटना चाहिए। एंड आप उस रूम में एक बड़ा सा कंटेनर भर के पानी रख दो। ठीक है, बड़ा सा कंटेनर भर के पानी रख दो। बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि एक्सेस क्वांटिटी में रहे, पूरा का पूरा उड़ नहीं जाए। मतलब जैसे आप ग्लास भर के पानी रखोगे अपने रूम में, तो क्या होगा, ग्लास भर के पानी रखने पर पूरा का पूरा पानी ही उड़ जाएगा। थोड़ा टाइम दोगे आप, मान लो आपने रात को रखा और सुबह देखा, ठीक है, वैसे तो उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, या थोड़ा सा पानी लेट से आपका ऐसे गिर गया फ्लोर के ऊपर, एंड सुबह उठ के देखा तो वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वॉलेटाइल है लिक्विड, वॉलेटाइल है वाटर, वो एवापोरेट कर जाता है, पूरा का पूरा एवापोरेट कर जाता है। इक्विलिब्रियम ही अटेन नहीं होता। राइट, इक्विलिब्रियम के लिए लिक्विड और वेपर फेज दोनों होने जरूरी है ना, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो बड़ा कंटेनर मतलब आप थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में रखो ताकि इक्विलिब्रियम अटेन हो पाए। ठीक है, एंड गिव इट टाइम, गिव इट इनफ टाइम, तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, वो वाटर वेपर, वो जो वाटर लिक्विड वाटर है वो इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और जो पार्शियल प्रेशर है H2O का आपके रूम में, वो वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि आपके रूम के अंदर अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई है 100%। समझ में आया? हाउ एम आई गेटिंग 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द रूम? नाउ generally speaking 100% relative humidity isn't something which is good for us. Like आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ह्यूमंस को सूट नहीं करती है। इसीलिए आप जैसे नोटिस करोगे बॉम्बे में या जो भी कोस्टल एरियाज है, ठीक है, जो कि वाटर बॉडीज के पास में रहते हैं, ठीक है, वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस लोगों को स्वेटिंग ज्यादा होती है। ऑन द अदर साइड ऑल्सो low values of relative humidity are also not desirable. जैसे इंस्टेड ऑफ कोस्टल एरियाज, मान लो आप कहीं डेजर्ट्स में चले जाते हो, राजस्थान में आ जाओ, तो वहां पर कैसा होगा, वहां पर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O काफी कम होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफी कम होगी, एंड ड्राइनेस होगी। ठीक है, आपको स्किन पे बहुत ड्राइनेस फील होगी, स्वेटिंग नहीं होगी, अब आपको ड्राइनेस फील होगी, इचिंग होने लग जाएगी, होठ की जो स्किन है वो फटने लग जाएगी। दैट इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल। जनरली अ गुड वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी which is pleasant, which is comforting, is around 50%. ठीक है, तो कैसा होता है, जो आपके एयर कंडीशनर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं नॉट जस्ट एयर का टेम्परेचर जो आपने सेट किया हुआ है लाइक 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर वो रहे, साथ ही साथ वो ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करते हैं। सो दे ट्राई एंड इंश्योर कि अराउंड 50% ह्यूमिडिटी रहे रूम के अंदर, ताकि आपको ना तो ज्यादा ड्राइनेस लगे ना ज्यादा स्वेटिंग लगे,
it becomes comfortable. ठीक है, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, कर सकते हो ना, इट इज पॉसिबल टू अचीव 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, व्हाई नॉट? मतलब मैंने वही एग्जैक्टली बताया ना, आप टाइम दो, क्लोज्ड वेसल, मतलब जैसे मान लो आप एक बॉटल लो, ठीक है, उसके अंदर पानी भरो, ढक्कन लगा दो, ठीक है, और उस बॉटल को छोड़ दो, ठीक है, तो इसके अंदर आफ्टर इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा ना. All right, now given this background, given this understanding about volatile substances, about relative humidity, हाँ हाँ करेक्ट भाविक. अब नोटिस करना दैट हम लोग सर्टेन सॉल्ट्स यूज करके एक क्लोज्ड वेसल के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज व्हाट द क्वेश्चंस आर अबाउट व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. हम लोग एक क्लोज्ड वेसल के अंदर कुछ सॉल्ट्स यूज करके उसके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, कितना वाटर वेपर का, सॉरी वाटर का पार्शियल प्रेशर रहेगा, कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगा, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, कैसे आप नोटिस करना. सो लेट्स से यहां पर आपके सामने मैं एज अ क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं कि ये कंटेनर क्लोज्ड वेसल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, राइट, एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन कि जो टैबुलेटेड वैल्यू है वेपर प्रेशर की वो 15.2 टॉर होती है. ठीक है, जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है वो 15.2 टॉर होता है. दिस इज द नोन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. अब ये क्लोज्ड वेसल है, ठीक है, मान लो ये क्लोज्ड वेसल के अंदर इनिशियली कुछ भी नहीं था, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इनिशियली कुछ भी नहीं था, एंड देन आई इंट्रोड्यूस दिस सॉल्ट SrCl2.6H2O एंड SrCl2.2H2O. इन दोनों का मिक्सचर मैंने इस वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. एंड आप नोटिस करोगे इसके नीचे मैं एक्सेस एक्सेस इसलिए लिख रहा हूं कि दोनों सफिशिएंट क्वांटिटी में है. ठीक है, दोनों में कोई कमी नहीं आएगी. अब ये सॉल्ट को मैंने इस वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और इसका केपी का वैल्यू मैंने आपको बता दिया दैट दिस इज इट्स केपी. नाउ आफ्टर गिविंग दिस, can I ask you this question, what will be the relative humidity in this vessel? हाँ करेक्ट अमान. परसेंटेज में सर्वेश इंटू 100 करके जनरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसे परसेंटेज में मेंशन करी जाती है. हाँ करेक्ट सर्वेश. बाकी लोग भी देखो. थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा, राइट. ये जो सॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पर इनिशियली कुछ भी नहीं था, राइट, फिर मैंने मिक्सचर इंट्रोड्यूस करा, राइट, तो ये कैसा होगा, फॉरवर्ड जाकर ये H2O वेपर्स इंट्रोड्यूस करेगा इस वेसल के अंदर.
ठीक है, फॉरवर्ड क्यों जाएगा? बिकॉज इनिशियली ये सॉलिड है और ये जीरो है, ठीक है, ये कुछ है ही नहीं, मतलब Q इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन से Q इज लेस देन K, क्योंकि इनिशियली कुछ भी नहीं है ना, H2O के वेपर्स है ही नहीं, बट जब आपने इंट्रोड्यूस करा उसके बाद ये फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाकर इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इक्विलिब्रियम अटेन होगा मतलब Kp का एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे, तो कैसा लिखेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट इनटू सॉलिड्स। सॉलिड्स की एक्टिविटी कैसा है? 1, एंड ये Kp का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O मिल जाएगा, ठीक है, दैट एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना आ गया? ये ATM में आएगा, इसको आपने टॉर में कन्वर्ट कर लिया तो 1.52 टॉर आ जाएगा, राइट। 1.52 टॉर मतलब अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी हो जाएगी इस वेसल के अंदर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, जैसा मैंने आपको बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ठीक है, अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O। दिस इज द टैब्यूलेटेड वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना वेपर प्रेशर होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्सेस एक्चुअल पार्शियल प्रेशर कितना है H2O का? वो 1.52 है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई? 10%, राइट। ये समझ में आया? तो व्हाट वर वी एबल टू डू बाय दिस एक्सप्लेनेशन, बाय दिस एग्जांपल, दैट इज क्लोज्ड वेसल के अंदर आई वाज एबल टू कंट्रोल द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, I was able to control the relative humidity, ठीक है। अच्छा, having given this, ठीक है, इनिशियली यहां पर कैसा था? इनिशियली ये इवैक्यूएटेड था। मान लो इस चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, एंड इसके साथ साथ मैं कुछ टर्म्स अब आपको और सिखाऊंगा, नोटिस करना। मान लो यहां पे नोटिस करना, जो ये वेसल हमने लिया था, ठीक है, इनिशियली इवैक्यूएटेड नहीं था, बट उसके अंदर 5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, ठीक है, इनिशियली 5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी। और फिर हम लोग सॉल्ट मिक्सचर को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो कैसा होता? पहले के केस जैसा होता, Q would still have been less than K, right? Do you understand why Q would have been less than K? रिएक्शन कोशेंट K से कम क्यों रहेगा? बिकॉज इनिशियली रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5% है, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम पे कितनी होनी चाहिए? 10% एज पर द वैल्यू ऑफ K। तो यानी कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? दैट ये जो SrCl2.6H2 है, ये क्या होगा? ये मॉइस्चर रिलीज करेगा, फॉरवर्ड जाने का मतलब। तो इस रिलीजिंग मॉइस्चर को हम लोग एक फैंसी वर्ड के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से दैट SrCl2.6H2O इज एफ्लोरेसेंट, और इट शोज एफ्लोरेसेंस। अगर कोई सॉल्ट मॉइस्चर रिलीज कर रहा है तो उसको हम लोग ये फैंसी वर्ड यूज करके बोलते हैं दैट इट इज शोइंग एफ्लोरेसेंस। ऑन द अदर साइड, मान लो इफ यही सेम वेसल, यही सेम कंडीशंस में, ठीक है, इनिशियली रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती 40%, मतलब ये जो वेसल है, ठीक है, बिफोर एडिंग द सॉल्ट मिक्सचर, इसके अंदर ऑलरेडी काफी मॉइस्चर होता,
इसमें ऑलरेडी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% होती, ठीक है, से ऐसा गिवन है। एंड अब मैं फिर सॉल्ट मिक्सचर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं सॉल्ट मिक्सचर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो व्हाट इज दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, Q इज ग्रेटर देन K। क्यों? क्योंकि K जो है वो क्या चाहता है, इक्विलिब्रियम जो कि है वो क्या चाहता है कि भाई 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, बट अभी तो उससे ज्यादा ही है ना यहाँ पर, यानी कि जितना मॉइस्चर होना चाहिए उससे काफी ज्यादा मॉइस्चर है। तो अब ये सॉल्ट मिक्सचर क्या करना चाहेगा, इट विल टेक द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे आप नोटिस करो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, SrCl2.2H2O, this is going to absorb moisture, it is going to absorb moisture and form SrCl2.6H2O. now this process is called as deliquescence, ठीक है, इसको फैंसी वर्ड्स में क्या बोलेंगे, SrCl2.2H2O is deliquescent or it is showing deliquescence, it is absorbing moisture, ठीक है। हाँ मैं रिपीट करता हूँ, एक बार में नहीं समझ में आता है जनरली स्टूडेंट्स को, so let me zoom out and explain again these two terms, ठीक है, एक था एफ्लोरेसेंस और एक था डेलिक्वेसेंस। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यहां पर ये जो SrCl2.6H2O एंड SrCl2.2H2O ये सॉल्ट का मिक्सचर है, ये मिक्सचर हम लोग इस वेसल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इनिशियल कंडीशंस मैंने अलग अलग रखी हैं, एक बार, ठीक है, नोटिस करना, अरे एक बार इनिशियल कंडीशन कैसी है, दैट जो वेसल है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है बट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट इज 5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है। और अब फिर मैं सॉल्ट मिक्सचर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये जो वेसल था, ठीक है, ये गिवन है आपको दैट इनिशियली इसमें 5% ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है। नाउ वी इंट्रोड्यूस द सॉल्ट मिक्सचर, तो अब क्या करेगा ये सॉल्ट मिक्सचर, ये सॉल्ट मिक्सचर तो चाहेगा कि 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, right, because this is what is the equilibrium calculation that we had seen just above it. So what will happen is that the salt mixture will try to release moisture, ठीक है, and this releasing moisture is called as efflorescence, ठीक है। कौन रिलीज करेगा, SrCl2.6H2O, that will release the moisture. नाउ किसी और केस में, किसी और सिनेरियो में मान लो सेम सॉल्ट मिक्स को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इन अ वेसल, ठीक है, एंड इस वेसल का इनिशियल गिवन कंडीशन है कि इसमें ऑलरेडी काफी मॉइस्चर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% है, एंड अब मैं इसमें सॉल्ट मिक्सचर ऐड कर रहा हूं, तो सॉल्ट मिक्सचर को क्या दिखेगा कि अरे काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पर, तो वो ह्यूमिडिटी को कैप्चर करके कम करके 10% पे लाना चाहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स it is going to absorb moisture and it is going to act, it is going to show what we call as deliquescence, ठीक है। तो मिक्सचर में कौन सा कंपोनेंट है जो कि अब्सॉर्ब करता है मॉइस्चर को, इट इज SrCl2.2H2, ठीक है। so what we are saying is that by using this salt mix we can control the relative humidity in this closed vessel, अगर कम होगा तो उसको बढ़ाकर इक्विलिब्रियम पर लेके आ सकता है, या अगर ज्यादा होगा तो उसे कम करके इक्विलिब्रियम पर लेके आ सकता है।
समझ में आया? हाँ, ईशान का डाउट है, इन स्कूल वी वर टॉट दैट एफ्लोरेसेंस अकर ओनली इन ड्राई एयर. नहीं, ऐसा कंपल्शन नहीं है. यू विल हैव टू सी दैट जो सॉल्ट है वो मॉइस्चर जब रिलीज करेगा ना, जब उसको दिखेगा कि इन द रूम जितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए, जितना मॉइस्चर होना चाहिए, एज पर इट्स इक्विलिब्रियम उससे कम है, तभी फिर वो मॉइस्चर रिलीज करेगा. राइट, ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये इस सॉल्ट की इनहेरेंट वैल्यू है, ये सॉल्ट के इक्विलिब्रियम का केपी है. ठीक है, इधर नोटिस करो हर्षल, ये सॉल्ट के इक्विलिब्रियम का केपी है और उस केपी से इसका पार्शियल प्रेशर आ रहा है और उससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सॉल्ट जो मिक्सचर है ये 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना चाहेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट करस्पॉन्ड्स टू इट्स इक्विलिब्रियम. अगर पार्शियल प्रेशर या रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इट बिकम्स द कंडीशन ऑफ Q ग्रेटर देन K. तो सॉल्ट मिक्सचर बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, लाइक ह्यूमिडिटी कम करेगा. अगर मान लो रूम ड्राई है, ठीक है, उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, तो ये सॉल्ट मिक्सचर फॉरवर्ड चला जाएगा, Q विल बी लेस देन K, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द सॉल्ट मिक्सचर विल रिलीज मॉइस्चर सच दैट इक्विलिब्रियम आ जाए. ठीक है, नाउ अभी इसी चीज को आप लोग न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, आप लोगों की हेल्प के लिए लेट मी रिमूव सम आंसर्स, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, फिर आप लोग ट्राई करना. ठीक है, एंड कैल्सी वगैरह की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा डेटा है, you can easily do it manually, no need to use any calculator. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो.
ऑलराइट, कुछ कुछ आंसर आने शुरू हो गए हैं। पहले का कैसा रहेगा? नहीं सर्वेश, पहले का आपका सही नहीं है। अमान, संयम, ईशान, हर्ष, प्रशस्त, गौतम, बंद करें। पहले का करेक्ट है। यहाँ पे आप देखो ना, ये कैसा रहेगा, इसका इक्विलिब्रियम का एनालिसिस करो। ये पहला वाला तो हमने अभी जस्ट ही करा था, राइट? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12, राइट? तो इससे अब आप निकाल लोगे 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना आ गया, ये जो P1 है ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ATM। ठीक है, यहां से आप निकालोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 243 इंटू 10 की पावर माइनस 15। तो ये जो P2 आ जाएगा ये कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ATM। एंड इससे आप निकालोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू द पावर ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 20। तो इससे जो P3 है ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ATM, राइट? तो यू कैन नाउ डू द इजी कंपैरिजन एंड आपको दिख जाएगा P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, दैट इज व्हाट will happen in these individual containers respectively। इक्विलिब्रियम आने पर इतना इतना पार्शियल प्रेशर H2O का रहेगा। ठीक है, अब इसमें बोला है विच इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट, राइट? कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट होगा, जो सबसे कम मॉइस्चर का कंटेंट रखेगा। ये मेरी आवाज आ रही है अमान, तुम्हें नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है? हाँ, सबसे कम मॉइस्चर कंटेंट कौन रखेगा? बाय लुकिंग एट दीज वैल्यूज विच इज द लीस्ट वैल्यू, P1 इज द लीस्ट वैल्यू, यानी कि जो ये पहला इक्विलिब्रियम है। ठीक है, केपी की वैल्यू से नहीं जज करना है आपको, एक्चुअल जो पार्शियल प्रेशर होगा उससे जज करना है ना। ये थोड़ा ना जज करना है कि जो केपी सबसे छोटा है। नहीं नहीं नहीं, ये कोफिशिएंट भी रोल प्ले कर रहा है ना। व्हाई आर यू नॉट टेकिंग इन अकाउंट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कोफिशिएंट? ठीक है, तो यू लुक एट द एक्चुअल पार्शियल प्रेशर वैल्यूज। तो यहाँ पर द मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट इज द वन विच हैज द लीस्ट partial pressure of H2O at equilibrium, right? So which is that equilibrium? It is the first equilibrium। ठीक है, इससे सबसे कम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O आ रहा है इन द वेसल, तो इट इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट। नाउ आउट ऑफ दीज टू सॉल्ट्स, इसमें से ड्राइंग एजेंट कौन सा है? ड्राइंग एजेंट विल बी द वन जो कि मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर रहा होगा ना। क्या ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर रहा है या ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर रहा है? विच इज द वन दैट इज अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर? It is SrCl2.2H2O ना, which is absorbing the moisture। तो मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट कौन सा हो गया आपका? SrCl2.2H2O। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सर हाँ, सर Na2SO4 क्यों नहीं हो सकता? Na2SO4 भी मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर रहा है, हाँ सर। राइट? बट ये जब मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके इक्विलिब्रियम लेके आएगा तो वो कितना पार्शियल प्रेशर
रखेगा इन द वेसल। हाँ सर। 10 की 10, पावर एज इन 10 इंटू 10 की पावर -3 ATM, यस सर। करेक्ट। हाँ तो मान लो कि ये वेसल है, ठीक है, इस वेसल में वेपर है, बहुत सारा मॉइस्चर है, ठीक है, और अब मैं इसमें सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट। यस। क्या करना चाहेगा, इस मॉइस्चर को कम करेगा। हाँ सर। कौन सा है इन तीनों में जो कि सबसे कम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O लेके आ जाएगा? ये SR। पहला वाला। हाँ सर। तो सबसे इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट ये वाला मिक्स हुआ, हाँ और इन दोनों में से एक्चुअली में अब्सॉर्ब कौन कर रहा है मॉइस्चर? SrCl2.2H2 अब्सॉर्ब कर रहा है ना, दैट इज व्हाट योर ड्राइंग एजेंट इज। हाँ। समझ में आया? हाँ सर। ओके सर। एंड देन लास्ट वाले में, लास्ट वाले का क्या रहेगा आंसर? हाँ, इसमें अब आप सब लोग सही आंसर दे जा रहे हो एक्सेप्ट फॉर गौतम। गौतम तुमने गड़बड़ करा है, देखो कहाँ पर। अमान, संयम, ईशान, सर्वेश, आप सबका आंसर करेक्ट है। फिफ्टी परसेंट कैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे? लाइक यू डू द कैलकुलेशन, जो Na2SO4.10H2O वाला है वो कितना पार्शियल प्रेशर मेंटेन करा हुआ है, ठीक है, 10 इंटू 10 की पावर -3 या 0.01 ATM। 0.01 ATM मतलब कितना हो गया? 7.6 टॉर। 7.6 टॉर मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना? 50%, ठीक है। दैट इज व्हाट द इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी व्हिच दिस salt mixture will try to maintain, राइट। अगर रूम में 50% के ऊपर ह्यूमिडिटी है, राइट, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O है वो 7.6 टॉर से ज्यादा है, मतलब Q विल बी ग्रेटर देन K, तो शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। यानी कि Na2SO4 विल absorb moisture or you can say it will be deliquescent, राइट। अगर इसी वेसल के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान लो 50% के नीचे होती, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O 7.6 से कम होता, राइट, तो क्या रहता? Q would have been less than K, the shift would have been in the forward direction, right. Na2SO4.10H2O will release moisture, right, and we will say that Na2SO4.10H2O will be efflorescent. ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है relative humidity just below which Na2SO4.10H2O will be efflorescent when exposed to air at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर वेसल के अंदर ह्यूमिडिटी 50% से कम होती तो फिर हमारा Na2SO4.10H2O ये मॉइस्चर रिलीज करता, इट विल बी एफ्लोरेसेंट, ठीक है। हाँ, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया हमारा, बताओ जरा। मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट क्या होगा? मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट विल बी द वन जो कि कंटेनर के अंदर, वेसल के अंदर सबसे कम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रखे। दैट इज व्हाट द वर्क ऑफ ड्राइंग एजेंट इज ना। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? reducing the moisture content, absorbing the moisture, है ना। तो वही मैंने आपको बताया कि ये एक वेसल है, इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, खूब सारा मॉइस्चर है मान लो, ठीक है, और अब इसमें मैं ये सॉल्ट मिक्सचर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर मैं पहला वाला सॉल्ट मिक्सचर इंट्रोड्यूस करूंगा तो वो क्या करेगा?
मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, कब तक करता रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पर कितना पार्शियल प्रेशर रहेगा? अकॉर्डिंग टू इट्स इक्विलिब्रियम 2 into 10 की पावर -3 ATM, राइट। तो 2 into 10 की पावर -3 ATM के करस्पॉन्डिंग इतने मॉलिक्यूल्स लेट्स से मॉइस्चर के रहेंगे इस रूम के अंदर, बाकी सब इसने अब्सॉर्ब कर लिया, राइट। तो इट वर्कड एज अ ड्राइंग एजेंट एंड उसने इतना अच्छा काम करा। अब अगर मान लो मैं ये तीसरा वाला सॉल्ट लेता, तो तीसरा वाला सॉल्ट जो है ये भी अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करके कितना पार्शियल प्रेशर H2O का लेकर आ जाएगा? 10 into 10 की पावर -3 ATM, right? Now this partial pressure is more than the previous one, मतलब there will be more molecules of water in the vessel as compared to the first one. तो कौन सा ज्यादा अच्छा ड्राइंग एजेंट हुआ? पहला वाला ज्यादा अच्छा ड्राइंग एजेंट हुआ ना। ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट। तो आपको ये वाला एप्लीकेशन समझ में आया। नाउ दिस इज द रीजन, ठीक है, इट इजंट समथिंग विच इज क्वाइट like simple. That is why I said in the beginning that it is more relevant from JEE advanced perspective. कि एक इंडिपेंडेंट सा कॉन्सेप्ट है जिसकी बैकग्राउंड लाइज इन केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली, एंड सॉल्व करने के बेसिक्स ऑलरेडी आपको आते हैं, बट इट्स जस्ट दैट नए टर्म्स हैं, नया थॉट प्रोसेस है, तो इसलिए इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू वर्क ऑन। ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट। नाउ विद दिस we have completed the first half of this chapter. What was this first half? It was primarily understanding what equilibrium is and solving numerical questions around it. That अगर मान लो इनिशियल क्वांटिटी ये है तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, या इक्विलिब्रियम पर अगर ये अमाउंट है तो Kc Kp क्या होगा. So this was the first part of it. आप लोगों ने एज प्रैक्टिस बुकलेट के इजियर क्वेश्चंस ट्राई करे हैं. अब मैं आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भेजूंगा होमवर्क में टू ट्राई फ्रॉम FBS के एंड गेट इक्विप्ड के. ठीक है, तो आपको धीरे धीरे और प्रैक्टिस होकर समझ में आएगा हाउ टू एनालाइज अ गिवन इक्विलिब्रियम. अब हम लोग सेकेंड हाफ में जा रहे हैं ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट इज द सेकेंड हाफ? द सेकेंड हाफ इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम. सिंपली स्पीकिंग, मान लो कोई एक रिएक्शन है, बेस्ड ऑन द फर्स्ट हाफ का नॉलेज, बेस्ड ऑन लेट्स से Kc का वैल्यू, उस रिएक्शन का कितना अल्फा रहेगा, कितना एक्सटेंट रहेगा, वो मुझे कैलकुलेट करना आ गया है. मान लो कोई रिएक्शन है, उसका अल्फा 10% है. ये फर्स्ट हाफ ने मुझे सिखा दिया. अब इस सेकेंड हाफ में मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं दैट कैन वी मॉडिफाई दैट अल्फा by certain factors. Can I increase that alpha from 10 to 20%? Can I decrease that alpha from 10 to 5% via modifying certain factors? So this is what this second half is about, and it is covered under this heading called as LCP or Le-Chatelier's principle. It talks about what are the factors affecting equilibrium. Notice करना, we are talking about factors affecting equilibrium, not particularly equilibrium constant, क्योंकि equilibrium constant जो है Kc Kp, ये तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. What we are saying over here is what are the factors affecting equilibrium, shifting it forward backward. Now ये जो LCP है, Le-Chatelier's principle, ये इन सब फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट है वो एक स्टेटमेंट में समराइज कर देता है.
ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एलसीपी. एंड ये स्टेटमेंट आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आप जब पढ़ोगे तो यू वोंट रियली गेट अ हैंग ऑफ इट. धीरे धीरे जब मैं एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, फिर बार बार हम इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे, देन यू विल रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टेटमेंट. ठीक है, तो बार बार आएंगे इसके ऊपर, एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आएगा. लेट मी टेक द फर्स्ट फैक्टर विच इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर मैं किसी इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी या प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को चेंज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं, तो उससे इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. नाउ नोटिस करना कि मेरा सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम पर ही है, ठीक है, क्यू के बराबर है. एंड अब मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करता जा रहा हूं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दैट मैंने रिएक्टेंट्स ऐड कर दिए. रिएक्टेंट ऐड करने से क्या हो जाएगा, यू कैन क्लियरली सी दैट क्यू का एक्सप्रेशन क्या होता था, क्यू का एक्सप्रेशन होता था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, राइट. प्रोडक्ट्स न्यूमरेटर में होते थे, रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में होते थे. तो अगर मैं रिएक्टेंट बढ़ा रहा हूं मतलब मैं डिनोमिनेटर बढ़ा दूंगा. डिनोमिनेटर बढ़ा दूंगा मतलब क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू कम हो जाएगा, क्यू विल बिकम लेस देन के. तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, equilibrium will be achieved in the forward direction. The statement will now make sense for you. अब ये वापस से स्टेटमेंट रीड करना, अब आपको शायद थोड़ा वापस से स्टेटमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. If a change is applied to a system at equilibrium, then the equilibrium shifts in that direction in which it can minimize the effect of the change. तो मैंने चेंज क्या करा, मैंने रिएक्टेंट्स ऐड करे. रिएक्टेंट्स ऐड करने पर इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, उस इफेक्ट को, उस चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज करना. कैसे, वो बढ़े हुए रिएक्टेंट्स के अमाउंट को कम करना चाहेगा ना. कैसे करेगा, बाय शिफ्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये चीज आप एलसीपी के थ्रू भी समझ सकते हो या फिर आप मैथमेटिकली क्यू और के रिलेशनशिप से भी समझ सकते हो. दोनों तरीके हैं, एक सब्जेक्टिव तरीका विच इज एलसीपी का स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल तरीका विच इज रिएक्शन कोशेंट वर्सेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंपैरिजन. राइट, समझ में आया अभी ये स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से समझ में आया आप लोगों को. ऑलराइट, ग्रेट. अब लेट मी रिमूव द आंसर्स एंड अब आप लोग ये टेबल फिल इन द कॉलम्स भरना. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. हाँ, ऑलराइट. जैसे हमने पहला वाला बुलेट पॉइंट लिखा था, अभी बाकी वाले बुलेट पॉइंट्स पे आप खुद से ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा.
ऑलराइट, सो एक एक करके आप लोगों ने आंसर देना शुरू किया है, ग्रेट। सो अगर मैं प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा, प्रोडक्ट ऐड करने पर क्या होगा, न्यूमरेटर बढ़ जा रहा है, न्यूमरेटर बढ़ जा रहा है मतलब क्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो Q will become greater than K and as a consequence the shift will be backward, right? If I remove products, product remove करूंगा मतलब न्यूमरेटर कम कर दूंगा, तो मतलब Q का वैल्यू कम हो जाएगा, Q will become less than K, equilibrium will shift in the forward direction. If I remove the reactants, right, मतलब डिनोमिनेटर कम कर रहा हूँ, तो Q बढ़ जाएगा, Q will become greater than K and as a consequence the equilibrium will shift in the backward direction, right? So I hope ये क्लियरली आप लोगों को समझ में आया, बहुत सिंपल है सब्जेक्टिवली इसका एनालिसिस करना, ठीक है। वन एडिशनल थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड दैट दिस इज नॉट एप्लीकेबल अगर लिक्विड्स या सॉलिड्स को इंक्रीज या डिक्रीज करा जा रहा है, क्योंकि लिक्विड सॉलिड की एक्टिविटीज को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं ना, तो उसमें हम लोग अगर सब्सटेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं क्वांटिटी, तो दैट इजंट गोइंग टू अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है, नोट ध्यान में रखना। ऑलराइट, हैविंग सेड दिस, अब यही चीज लेट्स से मुझे न्यूमेरिकली समझनी है, तो कैसा रहेगा, व्हाट विल बी द फॉर्मेट, व्हाट विल बी द एनालिसिस लुकिंग लाइक, तो ये आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, रुक जाओ अमन, ठीक है, मैं आपको दूसरे और क्वेश्चन कराने के लिए दूंगा, बट इसमें मैं फॉर्मेट थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, जो हमारा स्टार्ट रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मेट था उसको मैं थोड़ा चेंज करूंगा, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच स्लाइटली मॉडिफाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नोटिस करना, क्वेश्चन में कैसा है दैट यू हैव SO2, O2 एंड SO3 एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पर है, फिर उसमें डिस्टर्बेंस कराए, O2 ऐड कर दिया, ठीक है, O2 ऐड करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, एंड बोला जा रहा है उसकी वजह से we get 5.2 moles of SO3, राइट? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना O2 ऐड किया होगा। नाउ दिस इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर क्वेश्चंस दैट वी वर सॉल्विंग। उसमें क्या होता था, स्टार्ट फिर इक्विलिब्रियम अटेन होता था, यहां पर कैसा है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है और उसको हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि नया इक्विलिब्रियम आए। तो नोटिस करना ये फॉर्मेट कैसा रहेगा, you have the reaction, ठीक है, SO2 plus half O2 giving SO3, and notice करना that initial equilibrium दिया हुआ है, ठीक है, 0.5 moles, 0.12 moles और 5 moles। अब फॉर्मेट थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, फॉर्मेट कैसा हो गया, अब इसके बाद में डिस्टर्बेंस आ रहा है, DIST स्टैंड फॉर डिस्टर्बेंस। व्हाट इज द डिस्टर्बेंस, वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम मोल्स ऑफ O2, ठीक है, कितने हैं क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है, तो मैंने उसको वेरिएबल मान लिया +x। Is there any disturbance being done to SO2 or SO3? The answer is no. The disturbance that we have done is to O2, that is x. Now after this disturbance there is going to be a shift, ठीक है, किधर होगा शिफ्ट, ये रिएक्टेंट ऐड करा है तो शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस मैंने लिख दिया कि मान लो इसमें से y मोल्स कंज्यूम होंगे, तो इसमें से y/2 कंज्यूम होंगे और इसके y मोल्स प्रोड्यूस होंगे, राइट, कोएफिशिएंट्स के हिसाब से 1, हाफ और 1 के हिसाब से मैंने लिख दिया कि इसके y मोल्स कंज्यूम होंगे तो इसके y/2 मोल्स कंज्यूम होंगे, तो इसके y मोल्स प्रोड्यूस होंगे। एंड नाउ नोटिस करना, अब वी हैव न्यू इक्विलिब्रियम, ये 0.5 माइनस y, ये 0.12 प्लस x माइनस y/2 और ये 5 प्लस y। तो आपको फॉर्मेट और एनालिसिस समझ में आया, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड अर्लियर,
it helps you to clearly understand what was the disturbance, what will be the shift, and what will be the new equilibrium. Now, as part of the analysis, we have created two variables, so we need two equations to solve for, right? तो चलो ये सॉल्विंग का पार्ट मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ठीक है? सॉल्विंग करके बताओ मुझे what will be the answer of x and y. हाँ, करेक्ट अमान, y का आंसर तो ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है. हाँ, y तो 0.2 है, मतलब क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5.2 मोल्स ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम था. x कैसे निकालोगे, उसके लिए हिंट है आपके सामने. करेक्ट. सो आपने यहाँ पर Kc का वैल्यू यूज करा होगा, राइट? इनिशियल इक्विलिब्रियम एंड फाइनल इक्विलिब्रियम पे Kc थोड़ा चेंज होगा. Kc तो क्या है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो आपने दोनों इक्विलिब्रियम में, वॉल्यूम 1 लीटर है तो वो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में. इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपका 0.3 आ जाता है. राइट? अब इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ यूजिंग दिस ग्राफिकल अप्रोच. ठीक है, ये मोल्स वर्सेस टेम्परेचर, सॉरी, मोल्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है. ठीक है, वाई एक्सिस पे मोल्स है, एक्स एक्सिस पे टाइम है. तो नोटिस करना, इनिशियल इक्विलिब्रियम में क्या है, you have some amount of O2, you have some amount of SO2. ठीक है, SO3 भी है बट वो मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं क्योंकि वो मतलब ये स्केल के बहुत ऊपर चला जाता. 5 मोल दिखाने के लिए फिर वो बहुत ऊपर ले जाना पड़ता, तो मैंने O2 और SO2 ही दिखा दिया बस. एंड कांस्टेंट अमाउंट है, क्यों? क्योंकि इनिशियली इक्विलिब्रियम पर है, मोल्स चेंज नहीं हो रहे. देन अचानक से क्या हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ. तो डिस्टर्बेंस पे अब्रप्ट चेंज आया इन द क्वांटिटी ऑफ O2. क्यों? क्योंकि हमने उसके मोल्स ऐड कर दिए ना, तो अचानक से उसका क्वांटिटी यहाँ पे आ गया ऊपर. अब इसके बाद क्या होगा, शिफ्ट होगा. किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो यानी कि SO2 भी कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा और O2 भी कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो ये मैंने ग्रेजुअल शिफ्ट दिखाया है. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस फैक्ट कि सर ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो रहा, राइट? या ऐसे ऐसे क्यों नहीं हो रहा. ठीक है, दैट इज नॉट समथिंग विच वी आर बॉदर्ड अबाउट.
because that is something to do with kinetics, that टाइम के साथ में कैसा रेट है चेंज का, वो चीज के बारे में हम लोग बॉदर्ड नहीं है. जस्ट मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये फॉरवर्ड जो शिफ्ट हो रही है, फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि ये रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो डिक्रीज होकर देन इट इज बिकमिंग a constant value at a new equilibrium, the final or you can say the new equilibrium पर ये वापस से constant values हो जाएंगी. तो समझ में आया ये क्वेश्चन, सब्जेक्टिवली एज वेल एज न्यूमेरिकली कैसे करा गया? हाँ, डिस्टर्बेंस पे ब्लू जो यानी कि O2 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अब्रप्टली चेंज हो गया ना. अभी 0.1 मोल्स थे O2 के, फिर आपने 0.3 मोल्स अचानक से ऐड कर दिए, तो ये 0.1 से अचानक से 0.4 हो गया ना. ठीक है. हाँ, आप लोग खुद से जब लिखोगे, ड्रॉ करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता है. तो ये तो था पहला फैक्टर विच इज द फैक्टर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट फैक्टर ऑब्जर्व करना. नेक्स्ट फैक्टर इज ऑल्सो अ गुड फैक्टर विच इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. नाउ प्रेशर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे कैसा होगा उसको समझने के लिए यहां पर एक सिंपल वन लाइनर स्टेटमेंट आपके सामने है. क्या स्टेटमेंट है? अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा तो अकॉर्डिंग टू एलसीपी द सिस्टम विल ट्राई टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट. वही एलसीपी का स्टेटमेंट था. ठीक है, वापस से आपको पढ़ा देता हूं. एलसीपी का स्टेटमेंट क्या था? If a change is applied to a system at equilibrium, then the equilibrium shifts in that direction in which it can minimize the effect of change. Right? तो यहाँ पर मान लो हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो system will try to minimize this effect. How will it try to minimize the effect? By notice करना decreasing the quantity of gaseous moles. That is how the system or the equilibrium will try to minimize the effect of increased pressure. So we can say upon increasing pressure, the system will shift towards lesser gaseous moles. तो यहाँ पर let's say आपके सामने ये equation है, ये equilibrium है, N2 plus 3H2 giving 2NH3, right? And if you look at the coefficients, इधर लेफ्ट हैंड साइड तरफ कितने gaseous moles है? 4, और राइट हैंड तरफ 2. तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर रहा है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स lesser gaseous moles, and in this case it happens to be in the forward direction. तो ये आपका फास्टर एनालिसिस करने के लिए सब्जेक्टिव तरीका हो गया. If you are not convinced by it, that is absolutely all right. You can think of this in a mathematical manner also. Q and K का कंपैरिजन करके. कैसे? आप नोटिस करना, मैथमेटिकली हम लोग जाते हैं. QP एंड KP ये बराबर होंगे इनिशियल इक्विलिब्रियम पर, करेक्ट? अब नोटिस करना, जब मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं, प्रेशर चेंज कर रहा हूं, तो क्या होगा? QP का वैल्यू चेंज होगा. ठीक है, KP थोड़ा चेंज होता है. KP तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. तो जब मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूं तो उससे व्हाट इज गोइंग टू इफेक्ट और व्हाट इज गोइंग टू चेंज? QP इज गोइंग टू चेंज. QP कैसे चेंज करेगा वो हम इस एक्सप्रेशन की मदद से देख सकते हैं. ठीक है, इनफैक्ट लेट मी पुट इट इन ऑर्डर. इसको मैं पहले ऊपर लिखता हूं और फिर उसके नीचे QP का एक्सप्रेशन लिखता हूं. ठीक है, तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो K तो चेंज होगा नहीं,
जो चेंज होगा वो क्यूपी में आएगा, और क्यूपी में वो चेंज कैसा आएगा, ठीक है, क्यूपी कैन बी रिटन एज QX into P total raised to the power of delta NG. तो अब नोटिस करना, डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा NG, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, माई चेंज इन QP विल बी कमिंग आउट. कैसे? अगर मान लो नोटिस करना डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है, लाइक दिस रिएक्शन इज देयर, PCl5 गिविंग PCl3 plus Cl2, डेल्टा NG पॉजिटिव है, तो जो PT रहेगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, क्योंकि डेल्टा NG की वैल्यू पॉजिटिव है ना. तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, मतलब QP बढ़ जाएगा, QP बढ़ जाएगा तो मतलब QP विल बिकम ग्रेटर देन KP, मतलब शिफ्ट किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. ये मैथमेटिकल एनालिसिस था. ठीक है, सब्जेक्टिवली क्या था, सब्जेक्टिवली किस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा प्रेशर बढ़ाने पर, टुवर्ड्स लेसर गैशियस मोल्स. कहां पे दिख रहे हैं आपको लेसर गैशियस मोल्स, यू आर सीइंग लेसर गैशियस मोल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो आप सब्जेक्टिवली भी बोल सकते थे कि प्रेशर इंक्रीज करने पर शिफ्ट बैकवर्ड होगा. ये मैंने मैथमेटिकली आपको बता दिया. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ग्रेट. अगर डेल्टा NG लेस देन 0 होता, ठीक है, डेल्टा NG इज लेस देन 0, देन आप नोटिस करोगे ये जो एक्सप्रेशन है QP इज इक्वल टू QX इंटू P टोटल रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा NG, इसमें डेल्टा NG अगर नेगेटिव है तो P किधर होगा, डिनोमिनेटर में, और अगर अब मैं P बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, मतलब Q का वैल्यू कम हो जाएगा, Q का वैल्यू कम हो जाएगा मतलब Q लेस देन K हो जाएगा, मतलब शिफ्ट किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. right, and that is what the subjective statement would have also told us, right. यहाँ पे lesser gaseous moles किधर है, right hand side, right. So if pressure increased then the equilibrium shift towards right hand side, that is in the forward direction. And finally अगर delta NG 0 है, मतलब दोनों तरफ ही gaseous moles बराबर है, तो प्रेशर बढ़ा दो कम कर दो, there is no effect, right. कि डेल्टा NG 0 है अगर, तो P total की पावर 0 है, अब P total बढ़ाओ या कम करो, something की पावर 0 is always 1 only. So there is no effect on QP, there is no effect on equilibrium. Is this clear with everyone? Okay, chalo, great. अच्छा, now अब आप लोगों को टेस्ट करने के लिए let me remove certain answers and आप लोग मुझे बताना चलो ठीक है, इसी के थ्रू चलेंगे. ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर था, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में ही आप मुझे बता दो. अब प्रेशर का अगर आपको इफेक्ट समझ में आ गया है तो वॉल्यूम का इफेक्ट उसका वाइस वर्सा होगा, राइट. तो मान लो अगर मैं वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करना हो जाएगा. दैट मीन्स द सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट बाय शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेसर गैशियस मोल्स, या फिर
यहाँ पर अब हम लोग एक्वस मोल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, इन केस यू हैव अ रिएक्शन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसमें आप नोटिस करना, हाँ हाँ ऑफ कोर्स हम लोग देखो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग लेट्स से बात कर रहे हैं 5 फैक्टर्स की, तो हम लोग एक एक फैक्टर को तभी चेंज कर रहे हैं जब बाकी फैक्टर्स को अनचेंज रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखा जा रहा है। तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ मतलब प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज दैट इफेक्ट बाय शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेसर गैसियस मोल्स, और यू कैन से लेसर एक्वस मोल्स। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे CH3COH गिविंग H plus aqueous plus CH3CO minus aqueous। इसको अगर मैं डाइल्यूट कर दूं, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दूं मतलब डाइल्यूट कर दूं, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो आप गेस कर सकते हो। वॉल्यूम अगर मैं कम कर रहा था तो इट वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेसर गैसियस मोल्स, तो वॉल्यूम अगर मैं बढ़ा दूंगा तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर गैसियस मोल्स और मोर एक्वस मोल्स। किस तरफ मोर एक्वस मोल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट हैंड साइड में। तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नहीं नहीं, P एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब से हो गए कृष्णा? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ना। PV इज इक्वल टू nRT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब यही चीज आपको अगर मैथमेटिकली समझनी है तो मैथमेटिकली भी आप समझ सकते हो। कैसे? यू कैन लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ Q। ठीक है, Q का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा यहाँ पर, एक इनिशियली, ठीक है, मैं यहाँ पर अब जान के QC KC ले रहा हूं बिकॉज QC KC के अंदर V का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो आप नोटिस करना यहाँ पर दैट इनिशियली इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे कैसा है, QC KC के बराबर है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो अगर आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो K का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है बट Q का वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट। और Q का वैल्यू कैसे चेंज होगा वो आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू नोटिस कर सकते हो, दैट QC कैन बी रिटन एज Qn into V की पावर माइनस डेल्टा Ng, राइट। तो अब मान लो ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा Ng, एंड मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं। तो कैन यू टेल मी what will be the shift for these 3 reactions, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और नो शिफ्ट, क्या रहेगा? अब आप सोच के बताओ फटाफट। आपके सामने पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हो या आप सब्जेक्टिवली जा सकते हो, जैसा आपका मन है। मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो किधर कैसा शिफ्ट होगा?
ऑल राइट, सो आंसर्स आए हैं पहले वाले में। देखो कैसा रहेगा पहले वाले में। आई कैन थिंक ऑफ इट सब्जेक्टिवली अगर मैं बोलूंगा तो वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ मतलब प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ, राइट। और मैंने प्रेशर के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर मोल्स होता है, तो प्रेशर कम कर रहा हूँ तो शिफ्ट टुवर्ड्स मोर मोल्स होगा। यहाँ पे मोर मोल्स किधर दिख रहे हैं? पहले वाले में फॉरवर्ड, दूसरे वाले में बैकवर्ड, तीसरे वाले में नो इफेक्ट। तो ये सब्जेक्टिव तरीका हो गया, फास्ट तरीका हो गया। अगर आपको मैथमेटिकली सोचना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हार्डली कुछ सेकंड्स का ही फर्क पड़ेगा, बट आप फटाफट सोच सकते हो। यहाँ पर आप नोटिस करो तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, मतलब v की पावर माइनस डेल्टा एन जी, तो माइनस इंटू पॉजिटिव, ये माइनस ही रहेगा, यानी कि v डिनोमिनेटर में रहेगा। v डिनोमिनेटर में है और अब v बढ़ा रहा हूं मैं, तो डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूं मतलब q लेस देन k हो जाएगा, मतलब यहाँ पर शिफ्ट फॉरवर्ड रहेगा। सेकंड केस में आप नोटिस करोगे डेल्टा एन जी नेगेटिव है, डेल्टा एन जी नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो v की पावर पॉजिटिव है, v की पावर पॉजिटिव है मतलब v न्यूमरेटर में रहेगा। तो अगर मैं v बढ़ा रहा हूँ तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, मतलब q बिकम्स ग्रेटर देन k, मतलब the shift will be in the backward direction. And lastly, there is no effect when delta ng is equal to 0. ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट। तो इतना पार्ट आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस पर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, बट नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ऑल्दो आई हैड इन माइंड कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूंगा, बट थोड़ा ट्रिकी रहेगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे नीचे, आप लोग खुद से ट्राई करना अगर पॉसिबल हो पाता है तो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से पिक कर लूंगा, ठीक है। एंड ध्यान देना, मैं आज जो कराऊंगा, होमवर्क दूंगा, वो प्लीज अटेम्प्ट कर लेना, बिकॉज दोज विल बी द क्वेश्चंस दैट विल मेक एंड ब्रेक दिस चैप्टर फॉर यू, ठीक है। इजी क्वेश्चंस तो आपने देख लिए, बट अब थोड़े से मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एफबीएस के एंड गेट इक्विप्ड के। उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ हाँ, अभी जितना भी हम लोग कर रहे हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस पे डिस्कशन कर रहे हैं ना। हाँ, मैं अभी कर देता हूँ, अभी आप लोगों के साथ में होमवर्क शेयर कर देता हूँ ऑन द ग्रुप, ठीक है। चलो, ऑल राइट गाइस, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ओके देन, चलो बाय बाय, टेक केयर।